नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया योग को जन आंदोलन बनाने का आह्वान। कहा, योग ने पूरे विश्व को जोड़ने का किया काम, वैश्विक साझेदारी का भी माध्यम बनाने की अपील। दिल्ली से न्यूयॉर्क तक गूंजा योग का मंत्र, एक धरती एक स्वास्थ्य के संदेश के साथ भारत समेत दुनिया भर में लाखों लोग योग कार्यक्रमों में हुए शामिल। अलग अलग तरीकों से मनाया गया 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से भारतीयों का स्वदेश वापसी का सिलसिला जारी। देर रात तक 1100 भारतीय नागरिकों की वतन वापसी। मिशन के तहत ईरान से नेपाल और श्रीलंका के नागरिकों को भी निकालेगा भारत। श्रीलंका ने सहायता के लिए भारत का जताया आभार। बिहार सरकार का बड़ा फैसला, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 400 से बढ़ाकर 1100 रुपए करने का ऐलान। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने फैसले को बताया जनहित की दिशा में अहम कदम। और लीड्स टेस्ट के दूसरे दिन इंग्लैंड ने 2 विकेट पर बनाए 161 रन। जसप्रीत बुमराह ने दिलाई 2 सफलता। 471 रनों पर सिमटी भारत की पहली पारी। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाखापत्तनम से राष्ट्रीय समारोह का नेतृत्व किया। विशाखापत्तनम के समुद्र तट पर कॉमन योग प्रोटोकॉल सत्र में लाखों प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। योग संगम कार्यक्रम पूरे भारत में 3.5 लाख से अधिक स्थानों पर एक साथ आयोजित किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विशाखापत्तनम से राष्ट्रीय समारोह का नेतृत्व किया। उन्होंने समुद्र तट के किनारे लाखों लोगों की मौजूदगी में योगाभ्यास किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि योग का मतलब होता है जोड़ना, और ये देखना सुखद है कि कैसे योग ने पूरी दुनिया को जोड़ा है। पीएम ने कहा कि योग उस पॉज बटन की तरह है जिसकी इंसानियत को जरूरत है, ताकि हम रुक सके, सांस ले सके, संतुलन बना सके और फिर से खुद को पूर्ण महसूस कर सके। उन्होंने कहा कि आज जब दुनिया में अशांति और अस्थिरता बढ़ रही है तो योग शांति की दिशा दिखाता है। मैं विश्व समुदाय से आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर एक आग्रह करूंगा। Let this Yoga Day mark the beginning of Yoga for Humanity 2.0, where inner peace becomes global policy, जहां योग सिर्फ पर्सनल प्रैक्टिस न रहे बल्कि ग्लोबल पार्टनरशिप का माध्यम बने, जहां हर देश, हर समाज योग को जीवन शैली और लोक नीति का हिस्सा बनाए, जहां हम मिलकर एक शांत, संतुलित और सस्टेनेबल विश्व को गति दें, जहां योग विश्व को टकराव से सहयोग और तनाव से समाधान की ओर ले जाए। पीएम मोदी ने कहा कि आज योग करोड़ों लोगों के जीवन का हिस्सा बन चुका है। उन्होंने मी टू वी के भाव को भारत की आत्मा बताया। उन्होंने कहा कि आज हील इन इंडिया का मंत्र भी दुनिया में काफी पॉपुलर हो रहा है। हम देश के मेडिकल और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में योगा के क्षेत्र में एविडेंस बेस्ड थेरेपी को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। इस दिशा में दिल्ली के एम्स ने भी बहुत अच्छा काम करके दिखाया है। एम्स की रिसर्च में सामने आया है कि योग की कार्डियक और न्यूरोलॉजी डिसऑर्डर्स के उपचार और विमेन हेल्थ और मेंटल वेलबीइंग में अहम भूमिका है। हम सभी जानते हैं
आज हील इन इंडिया का मंत्र भी दुनिया में काफी पॉपुलर हो रहा है। भारत दुनिया के लिए हीलिंग का बेस्ट डेस्टिनेशन बन रहा है। योग की इसमें भी बड़ी भूमिका है। मुझे खुशी है कि योग के लिए कॉमन योगा प्रोटोकॉल बनाया गया है। योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड के 6.5 लाख से अधिक ट्रेन वॉलेंटियर्स, करीब 130 मान्यता प्राप्त संस्थान और मेडिकल कॉलेजों में 10 दिन का योग मॉड्यूल्स, ऐसे अनेक प्रयास एक होलिस्टिक इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विशाखापत्तनम में आयोजित मुख्य कार्यक्रम के दौरान 2 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बने। पहला एक साथ 22,000 से ज्यादा बच्चों ने एक साथ सूर्य नमस्कार कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। वहीं दूसरे में एक साथ 2 लाख से अधिक लोगों ने योग कर विश्व रिकॉर्ड बनाया। इस वर्ष योग दिवस का विषय एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग रखा गया है। ब्यूरो इनपुट्स के साथ विशाखापत्तनम से नितेंद्र सिंह और अमरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर देहरादून में सैकड़ों लोगों के साथ योग किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि योग पूरी मानवता की साझा धरोहर बन चुका है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर नई दिल्ली के लाल किला मैदान में ब्रह्मा कुमारी संगठन द्वारा सामूहिक योग का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 20,000 लोग शामिल हुए और इस मौके पर विश्व शांति और सद्भाव की प्रार्थना के साथ सामूहिक योगा अभ्यास किया गया। और इस कार्यक्रम का आयोजन आयुष मंत्रालय और मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के सहयोग से किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि योग हमारी प्राचीनतम पद्धति है, जिसे पूरी दुनिया ने अपनाया है। उन्होंने कहा कि योग जीवन का समग्र विकास कर हमारी कार्य कुशलता को बढ़ाता है। योग हमारी प्राचीनतम पद्धति है, लेकिन आज पूरी दुनिया ने योग को माना है। इस विज्ञान और टेक्नोलॉजी के युग के अंदर भी कई अनुसंधान हुए, कई रिसर्च हुए, उसमें भी माना है कि योग मन तन शांति के साथ जीवन में कार्य कुशलता और जिंदगी के समग्र विकास के लिए योग व्यक्ति की दिनचर्या का हिस्सा बनना चाहिए। और 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जहां केंद्रीय मंत्रियों ने देश के अलग अलग भागों में योगाभ्यास कर लोगों को स्वस्थ जीवन का संदेश दिया, तो वहीं विभिन्न राज्यों के राज्यपालों और मुख्यमंत्रियों ने भी योगाभ्यास कर योग के प्रति लोगों को जागरूक किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर तमाम केंद्रीय मंत्रियों ने देश के अलग अलग हिस्सों में योगाभ्यास कर देशवासियों को स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में क्षेत्रवासियों के साथ योगाभ्यास किया, तो वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सशस्त्र बलों का नेतृत्व करते हुए 2500 सैनिकों के साथ विभिन्न आसन और श्वास प्राणायाम किया। भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर योग कर एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग का संदेश दिया, तो वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उड़ीसा के संबलपुर में समलेश्वरी पीठ और महानदी के मनोरम तट पर लोगों के साथ योग किया। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने दिल्ली के इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में युवाओं के साथ योग किया। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मुंबई के ऐतिहासिक संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान स्थित कन्हेरी गुफाओं में योगाभ्यास करने के साथ ही शहर के कई अन्य स्थानों पर आयोजित योग कार्यक्रमों में हिस्सा लिया।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी नागपुर में सामूहिक योगाभ्यास किया, तो वहीं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योगाभ्यास कार्यक्रम में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने वाराणसी के 80 घाट पर आम जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ योग कर स्वस्थ और निरोग रहने का मंत्र दिया। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने JF कॉलेज मैदान में सामूहिक योगाभ्यास किया। केंद्रीय मंत्रियों के अलावा विभिन्न राज्यों के राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों ने भी योगाभ्यास किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर गोरखपुर में आयोजित समारोह में शिरकत की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इंटरनेशनल योगा डे 2025 के अवसर पर पुणे में सामूहिक योग किया। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा राज्य के बक्सा में आयोजित योग दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली के गैरसैंग में योग कार्यक्रम में शिरकत की। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जैसलमेर में आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जशपुर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल वडनगर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यमुना में छात्रों के साथ बोट पर योग किया। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन मांझी ने भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में लोगों के साथ योग किया। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में योग गुरु रामदेव के मार्गदर्शन में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी समेत हजारों की संख्या में लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग किया। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में मुख्यमंत्री माणिक साहा ने 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में सामूहिक योगाभ्यास किया। वहीं राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने जयपुर के ऐतिहासिक सिटी पैलेस में आयोजित भव्य योग शिविर में भाग लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत ने विश्व को शस्त्र नहीं शास्त्र दिए हैं और योग हमारा सबसे प्रभावशाली शास्त्र है। योग बहुत शांति से दुनिया को बदल रहा है। भारत केवल अपने लिए ही नहीं सोचता है, हम विश्व कल्याण के लिए सोचते हैं। भारत ने विश्व को शस्त्र नहीं शास्त्र दिए और योग ये हमारा सबसे प्रभावशाली शस्त्र है, शास्त्र है, जो न शोर करता है न दिखावा, बस साइलेंटली दुनिया को बदल रहा है। हमारे देश की प्राचीन परंपरा को दुनिया स्वीकार कर रही है। और वहीं योग की महत्ता बताते हुए रक्षा मंत्री ने कहा है कि हमारे यहाँ योग केवल एक अभ्यास नहीं बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है और ये कोई नई बात नहीं है, ये हजारों वर्षों पुरानी भारतीय परंपरा है। योग केवल एक अभ्यास नहीं बल्कि एक वे ऑफ लाइफ है, जीवन जीने का यह तरीका है और यह कोई नई बात नहीं। ये हजारों वर्ष, लाखों वर्ष, हजारों वर्ष पुरानी यह भारत की परंपरा है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल CV आनंद बोस ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम का नेतृत्व किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में सूचना प्रसारण मंत्रालय के तत्वाधान में एक योग के विशेष सत्र का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में आयोजित एक कार्यक्रम में मंत्रालय के सचिव संजय जाजू समेत तमाम वरिष्ठ अधिकारियों ने योगाभ्यास किया। इस मौके पर संजय जाजू ने कहा कि योग स्वस्थ जीवन की कुंजी है। आज हम सभी लोगों ने यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ योग का कार्यक्रम आज यहाँ संपादित किया। प्राणायाम आज हमारे सारे अधिकारियों और हमारे बाकी ऑफिशियल्स ने भी आज यहाँ पर किया और योग ऐसे ही हम सबको स्वस्थ रख सके, जो इस बार का हमारा लक्ष्य है योग में कि एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ एंड पूरे विश्व में आज योग की जो बातें हैं वो फैल रही हैं और हमें बहुत उम्मीद है, बहुत आशा है कि आने वाले वर्षों में ऐसे ही योग दुनिया को, हम सबको जोड़ता रहेगा।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने योग दिवस पर सोशल मीडिया पोस्ट लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा कि स्वास्थ्य, शांति और सद्भाव के लिए योग। नाथुला मार्ग से कैलाश मानसरोवर यात्रा करने वाले यात्रियों के पहले जत्थे ने पवित्र यात्रा पर जाते समय तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के बैनंग काउंटी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के अवसर पर योगाभ्यास किया। मथुरा में भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने इंटरनेशनल योगा डे 2025 पर सामूहिक योगाभ्यास किया। और दिल्ली विश्वविद्यालय के कन्वेंशन सेंटर में आयोजित योग कार्यक्रम में शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के सचिव विनीत जोशी ने भाग लिया। योग दिवस के मौके पर सभी लोगों ने मिलकर योग किया और योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील की। और वहीं दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज में IQAC के तत्वाधान में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। योग संगम नामक कार्यक्रम का आयोजन कॉलेज के परिसर में किया गया और इसमें 100 से अधिक लोगों ने भाग लिया, जिनमें संकाय सदस्य, गैर शिक्षण कर्मचारी, छात्र और फ्रंटलाइन कार्यकर्ता शामिल रहे। बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय ने 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य की वैश्विक थीम के साथ गहन आध्यात्मिक और पर्यावरणीय प्रतिबद्धता के भाव से मनाया। यह विषय मानव कल्याण और पृथ्वी के स्वास्थ्य के परस्पर संबंध को रेखांकित करता है, जो नालंदा विश्वविद्यालय की प्राचीन परंपरा और सतत शैक्षणिक दर्शन से पूरी तरह से मेल खाता है। दिन की शुरुआत विश्वविद्यालय के विशेष योग केंद्र में प्रातःकाल प्रधानमंत्री के योग दिवस संबोधन के सीधा प्रसारण के साथ हुई और इसके बाद भारत सहित विश्व भर से आए छात्रों, शिक्षकगण और कर्मचारियों ने सामूहिक योग सत्र में सहभागिता की। योग सत्र के उपरांत विश्वविद्यालय परिसर में बड़े स्तर पर वृक्षारोपण अभियान का आयोजन हुआ। योग दिवस के अवसर पर विश्वविद्यालय में एक 2 दिवसीय विशेष योग कार्यशाला का भी आयोजन हुआ, जिसे भारतीय संस्कृति संबंध परिषद पटना और बिहार स्कूल ऑफ योग मुंगेर के सहयोग से आयोजित किया गया। योगाचार्य योगेश जी द्वारा संचालित इस सत्र में प्राणायाम, योग निद्रा, मंत्रोच्चारण, आसन और राजयोग जैसे विविध आयामों को सम्मिलित भी किया गया। इतिहास में नालंदा ज्ञान और साधना का अद्भुत संगम रहा है, जहां योग की आध्यात्मिक साधना ने बौद्धिक विमर्श को दिशा दी। इस अवसर पर नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी ने कहा कि योग भारत की प्राचीन और समृद्ध परंपरा है, जो न केवल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक अभ्यास है, बल्कि ये एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक अनुशासन है, जो विविध समाजों में शांति एवं समरसता स्थापित कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अजय कुमार ने शनिवार को नई दिल्ली में UPSC भवन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम हमारी वसुधैव कुटुंबकम की थीम से मेल खाती है। और कर्नाटक के बेंगलुरु में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर अक्षर योग केंद्र 2000 योग साधकों द्वारा एक साथ 12 विभिन्न आसनों का प्रदर्शन करके ऐतिहासिक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का प्रयास किया गया। और हैदराबाद में बड़ी संख्या में दिव्यांगजनों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में हिस्सा लिया। अमृतसर में अटारी सीमा पर BSF के जवानों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया और इस अवसर पर बड़ी संख्या में जवानों ने योगाभ्यास किया। भोपाल में मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड कार्यालय परिसर में मुस्लिम समाज के लोगों ने योगाभ्यास किया। इस मौके पर मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सनव्वर पटेल भी मौजूद रहे।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर राजस्थान के उदयपुर में योग कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस कार्यक्रम में बोहरा समुदाय के लोग भी योग करने पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर बोहरा समुदाय के लोगों ने योग कर शांति और एकता का संदेश दिया। बोहरा समुदाय के अब्दुल हुसैन का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी के सभी धर्मों को जोड़ने की पहल योग के माध्यम से सार्थक हो रही है। प्रधानमंत्री महोदय द्वारा जो विशाखापट्टनम से एक संदेश आया है कि योग का मतलब होता है जोड़ना, तो आज जो यहाँ पे सब समुदाय को जोड़ा गया है और सबके साथ एक योगा के लिए जो बुलाया गया है, उसका एक बहुत आनंदपूर्ण माहौल रहा। बहुत अच्छा लगा हमें इस पार्ट में जुड़ के, और हम बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि हम भारतवर्ष में, इस समाज में, इस साथ में योगा दिवस के अंदर हम सबको आने का आमंत्रण मिला और विश्व में शांति का एक संदेश इस योगा के माध्यम से गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मुंबई के श्री सिद्धिविनायक मंदिर परिसर में एक विशेष योग शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मंदिर न्यास के पदाधिकारी, कर्मचारी और बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। शिविर के दौरान विभिन्न योगासन, प्राणायाम और ध्यान सत्रों का आयोजन हुआ। श्रद्धा और स्वास्थ्य का समन्वय स्थापित करता ये शिविर योग साधना के महत्वपूर्ण संदेश को प्रसारित करने वाला सिद्ध हुआ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर जहां देश के अलग अलग हिस्सों में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, दिल्ली से न्यूयॉर्क तक लोग खास अंदाज में योग दिवस को जिस तरह से उसमें शामिल हुए, उससे साफ है कि योग तेजी से वैश्विक जीवन शैली का हिस्सा बन रहा है और इस दिशा में भारत की भूमिका अग्रणी रही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर देश और दुनिया भर में लोगों ने बढ़ चढ़कर योग कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। अमृतसर में अटारी सीमा पर बड़ी संख्या में बीएसएफ जवानों ने योगाभ्यास किया। वहीं आदि कैलाश त्रिशूल एरिया में 36वीं वाहिनी के हिमवीरों ने 14,000 से ज्यादा की ऊंचाई पर स्थानीय लोगों के साथ योग किया। वहीं आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम तट पर भारतीय नौसेना के जहाज पर नौसेना के जवानों ने योगाभ्यास किया। लद्दाख में आईटीबीपी के जवानों ने भी पैंगोंग झील के पास योग किया। योग दिवस के मौके पर सभी वर्ग और समुदायों के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसी कड़ी में भोपाल में मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड कार्यालय परिसर में मुस्लिम समाज के लोगों ने योगाभ्यास किया। वहीं श्रीनगर के लाल चौक घंटा घर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। केंद्र शासित प्रदेश दमन में भी समुद्र किनारे फैले नमो पथ पर 4 किलोमीटर लंबी पट्टी पर एक साथ 7,000 से अधिक लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आयोजन को खास तरीके से मनाया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर हैदराबाद में बड़ी संख्या में दिव्यांगजनों ने भी समारोह में हिस्सा लिया। योग को एक वैश्विक जीवन शैली का हिस्सा बनाने में भारत की अग्रणी भूमिका रही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर विदेश की धरती भी योगमय नजर आई। जापान की राजधानी टोक्यो में भारतीय दूतावास के तत्वाधान में आयोजित विशेष योगाभ्यास कार्यक्रम का उद्घाटन जापान की प्रधानमंत्री की पत्नी योशिका इशिबा ने किया, जिसमें 2000 से ज्यादा योग प्रेमियों ने पूरे मनोयोग के साथ योग किया। अमेरिका के न्यूयॉर्क में भारतीय महावाणिज्य दूतावास द्वारा योग दिवस मनाया गया। इसमें बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर समेत सैकड़ों की संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में प्रसिद्ध इंडिपेंडेंस स्क्वायर पर 1000 से अधिक लोगों ने योगाभ्यास किया। भारतीय उच्चायोग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में श्रीलंका सरकार के कई मंत्री, पूर्व क्रिकेटर, फिल्मी सितारे और उद्योगपति शामिल हुए। भारतीय सैन्य दल ने मंगोलिया में चल रहे बहुराष्ट्र अभ्यास कॉन्क्वेस्ट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम का नेतृत्व किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और नेपाल में आज 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। पूरे जोश और उत्साह के साथ इसे मनाया गया। सभी ने बढ़ चढ़कर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। काठमांडू में भारतीय दूतावास द्वारा पोखरा में एक विशाल योग प्रदर्शन का आयोजन किया गया। पोखरा रंगशाला स्टेडियम में 7,000 से अधिक योग उत्साही लोगों ने एक साथ योग का अभ्यास किया। नेपाल के लुम्बिनी में माया देवी मंदिर, चितवन में नारायणगढ़, पोखरा में फेवा झील, नेपाल के मध्य बिंदु लामजंग, काठमांडू घाटी में यूनेस्को विरासत स्थलों और अन्य प्रतिष्ठित स्थानों पर बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी के साथ योग प्रदर्शन आयोजित किए गए। यूनेस्को विरासत स्थल पाटन दरबार स्क्वायर, चंगू नारायण मंदिर, पशुपतिनाथ मंदिर, स्वयं
स्वयंभूनाथ मंदिर और काठमांडू दरबार स्क्वायर में योग सत्र आयोजित किए गए। स्कूली छात्रों ने बड़ी संख्या में आयोजित योग कार्यक्रमों में भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल से भारत के योग को देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनाया जा रहा है। योग से दुनिया को फिट रहने का संदेश देने के साथ ही इस बार हैंडलूम योगा मैट की बिक्री कर स्वदेशी को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। जनपद की हैंडलूम हाट में मिलने वाले नेचुरल फाइबर से बने ये योगा मैट सेहत के लिहाज से भी बेहतर हैं और इनसे हैंडलूम उद्योग को भी बढ़ावा मिल रहा है। इस मौके पर एक कार्यक्रम आयोजित कर योग मैट्स के बारे में जानकारी और इसके लाभ भी साझा किए गए। हम योगा के लिए जो हैंडलूम से चीज़ बनाते हैं उसका हम परिचय दे रहे हैं। जनपद में हैंडलूम हाट, हैंडलूम से नेचुरल फाइबर से जो योगा मैट बनते हैं तो उससे हम जब एक्सरसाइज योगा करते हैं तो हमारी ब्रीथिंग कैपेसिटी, लंग कैपेसिटी भी इंक्रीज होती है। तो हम अच्छे वो मेडिसिनल जो हर्ब से जो योगा मैट बनते हैं उसका भी हमें बेनिफिट मिलता है। जो हम मैट्स जो बना रहे हैं वो नेचुरल फाइबर में जूट, वूल एंड कॉटन एंड सिल्क, और इसमें जो कलर यूज ले रहे हैं वो टोटल ही नेचुरल कलर्स यूज लेते हैं। और योगा डे के हिसाब से हमने काफ़ी अच्छे योगा मैट्स बनाए हैं और हम इसको और प्रायोरिटी पे उसको और ले रहे हैं और इसमें इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। योग केवल एक व्यायाम नहीं बल्कि एक जीवन दर्शन है। योग पर देखिए डीडी न्यूज की ये खास रिपोर्ट। योग एक ऐसी प्रथा है जिसके बारे में माना जाता है कि इसकी शुरुआत सभ्यता के आरंभ से ही हुई थी। योग का दर्शन उस समय से कई हजार साल पहले का परिणाम है जब पहली आस्था या धर्म प्रणाली अस्तित्व में आई थी। हालांकि योग की उत्पत्ति को व्यापक रूप से सिंधु घाटी सभ्यता के समय से माना जाता है, जहां आध्यात्मिक प्रथाओं के प्रमाण पाए गए हैं। समय के साथ योग ने मानवता के भौतिक और आध्यात्मिक उत्थान दोनों को पूरा करने के लिए खुद को साबित भी किया है। योग परंपराओं के अनुसार शिव को पहले योगी या आदि योगी और पहले गुरु या आदि गुरु के रूप में देखा जाता है। योग शब्द का पहली बार उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। इसके अलावा योग की चर्चा लोक परंपराओं, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक साहित्य, उपनिषद, बौद्ध और जैन परंपराओं, दर्शन, महाभारत और रामायण के साथ ही शैव, वैष्णव और तांत्रिक ग्रंथों में भी की गई है। करीब 3000 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता में योग साधना करते लोगों की मुहरें और जीवाश्म पाए गए हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि योग का अभ्यास बहुत पहले शुरू हो चुका था। जब से अनादिकाल से मनुष्य ने अपनी बेसिक आवश्यकताओं को छोड़ करके ऊपर उठकर जीवन की उन सत्यों को जानने की कोशिश की कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं, हम कहाँ जाएंगे और हम अपने अंदर के अंतर जगत को कैसे समृद्ध बनाएं, तब व्यक्ति ने योग का प्रारंभ किया। हालांकि योग का अभ्यास पूर्व वैदिक काल में भी किया जाता रहा है, लेकिन महर्षि पतंजलि ने मानव जीवन के अंतिम लक्ष्य को प्रदान करने वाली योग विधा को सूत्र के रूप में समेटा और योग सूत्र के नाम से महान ग्रंथ की रचना की। पतंजलि के बाद कई ऋषियों और योग गुरुओं ने योगाभ्यास और साहित्य के माध्यम से योग के संरक्षण और विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। विकास और प्रसार के लिहाज से योग को कई चरणों में बांटा गया है। इनमें पूर्व वैदिक काल, पूर्व शास्त्रीय काल, उत्तर शास्त्रीय काल और आधुनिक काल शामिल हैं। इन सभी चरणों में योग का लगातार विकास और प्रचार प्रसार होता रहा है। योग का शास्त्रीय काल 500 ईस्वी पूर्व से 800 ईस्वी तक चला। इसी अवधि में योग सूत्र और भगवद गीता पर व्यास की टिप्पणियां अस्तित्व में आईं। इसी अवधि में योग बौद्ध धर्म और जैन धर्म में शामिल हुआ। महावीर का पंच महाव्रत और बुद्ध के सुझाए अष्टांगिक मार्ग में योग साधना निहित है। भगवद गीता में इसकी और अधिक स्पष्ट व्याख्या की गई है, जहां ज्ञान योग,
भक्ति योग और कर्म योग की अवधारणा को अधिक स्पष्ट तरीके से बताया गया है। आज भी लोग गीता में बताए गए तरीकों का पालन करके शांति पाते हैं। 1700 से 1900 ईस्वी के बीच की अवधि को आधुनिक काल माना जाता है, जिसमें रमण महर्षि, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, परमहंस योगानंद, कृष्ण पट्टाभी जोइस, BKS अयंगर जैसे महान योगाचार्यों ने योग के विकास और प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसी अवधि में वेदांत, भक्ति योग, नाथ योग या हठ योग का विकास हुआ। योग प्राणी मात्र के लिए है, हर व्यक्ति के लिए है। कोई भी उम्र, कोई भी कास्ट, कोई भी क्रीड, कोई भी व्यक्ति, यंग, ओल्ड, वेरी ओल्ड, कोई भी योग अपनाए और अपने जीवन को स्वस्थ, सुंदर और मीनिंगफुल बनाए। सदियों से योग में कई तरह के बदलाव हुए हैं। इस दौरान कई लोगों ने इसकी संस्कृति के प्रसार के लिए कई सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं, लेकिन 21वीं सदी में प्रवेश करने के बाद भी योग का सार और आत्मा चेतन, मन, शरीर और प्रकृति के साथ एकता की भावना में निहित है। आगे बढ़ते हैं। ईरान इजराइल संघर्ष के बीच भारत सरकार का ऑपरेशन सिंधु जारी है। ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान में फंसे छात्रों को निकालने का कार्य तेजी से चल रहा है। शनिवार को एक और उड़ान भारतीयों को लेकर ईरान से सीधे दिल्ली पहुंची। दूसरी ओर ऑपरेशन सिंधु को विस्तार देते हुए अब इस अभियान में नेपाल और श्रीलंका के नागरिकों को भी शामिल किया गया है। भारत सरकार का ऑपरेशन सिंधु, भारतीयों की सुरक्षा है प्राथमिकता। भारत पड़ोसियों के लिए बना संकट मोचक। ईरान से लौटने वाले जता रहे आभार। ईरान और इजराइल से अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए भारत ने ऑपरेशन सिंधु लॉन्च किया है। इस ऑपरेशन के तहत एक और विशेष फ्लाइट शनिवार शाम 4:30 पर ईरान से 310 भारतीय नागरिकों के साथ सीधे नई दिल्ली पहुंची। ये ऑपरेशन सिंधु के तहत अब तक की 5वीं उड़ान थी। दिल्ली एयरपोर्ट पर विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने यात्रियों का स्वागत किया। इसके साथ ही देर रात तक कुल 1100 भारतीय नागरिकों को ईरान से भारत लाने का काम पूरा हो रहा है। प्रधानमंत्री जी का जो नेतृत्व है, उनकी जो मार्गदर्शन है, उसी पे चलकर हम लोगों ने ऑपरेशन सिंधु को शुरू किया है। अभी फ्लाइट्स शुरू हुई हैं, ये जारी रहेंगी और ये नागरिक जो हमारे पहुंचकर देश में कदम रखे, जो मुस्कुराए, उनकी ये मुस्कुराहट, ये हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है। ईरान इजराइल संघर्ष के बीच अपने नागरिकों की सुरक्षा वापसी को सुनिश्चित करने के लिए मोदी सरकार ने जितनी तेजी से कार्रवाई की है, उसके लिए लोगों ने अपना आभार व्यक्त किया। सिचुएशन वहाँ पे अनकंट्रोल हुई तो उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने हमारा बहुत साथ दिया, हमें खाना पीना और होटल की फैसिलिटीज दी। बहुत आराम से आए हैं, हमें कोई परेशानी नहीं हुई। इससे पहले उड़ानें मशहद, तेहरान और अशगाबाद होते हुए भारत आई हैं। भारत सरकार ने ईरान और इजराइल के बीच बिगड़ते हालात को देखते हुए भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए ऑपरेशन सिंधु की शुरुआत की थी। इजराइल ईरान में जारी संघर्ष के बीच भारत ने ऑपरेशन सिंधु के दायरे का विस्तार करते हुए एक बड़ा मानवीय कदम उठाया है। अब इस अभियान में नेपाल और श्रीलंका के नागरिकों को भी शामिल किया गया है। भारत सरकार ने ये निर्णय नेपाल और श्रीलंका की सरकारों के औपचारिक अनुरोध के बाद लिया है। तेहरान में स्थित भारतीय दूतावास अब भारतीय नागरिकों के साथ साथ नेपाल और श्रीलंका के नागरिकों की स्वदेश वापसी में भी मदद करेगा। ईरान में रह रहे श्रीलंका और नेपाल के नागरिकों को भारतीय दूतावास से संपर्क करने की सलाह दी गई है। वहीं भारतीय दूतावास ने संपर्क करने के लिए टेलीग्राम लिंक और आपातकालीन नंबर भी साझा किए हैं। ब्यूरो इनपुट के साथ अखिलेश सुमन और तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, DD न्यूज।
और वहीं ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से भारतीयों के साथ साथ श्रीलंकाई नागरिकों को भी सुरक्षित निकाले जाने को लेकर श्रीलंका ने भारत के प्रति आभार जताया है। श्रीलंकाई विदेश मंत्रालय ने अपने आधिकारिक एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखा कि ईरान से भारतीय नागरिकों के साथ साथ श्रीलंकाई नागरिकों को सुरक्षित निकालने में समय पर सहायता प्रदान करने के लिए श्रीलंका भारत सरकार का हार्दिक आभार व्यक्त करता है। ये एक एकजुटता का कार्य भारत और श्रीलंका के बीच मजबूत और स्थायी साझेदारी का प्रतीक है, जिसकी श्रीलंका की जनता हृदय से सराहना करती है। ऑपरेशन सिंधु के तहत भारतीय नागरिकों की ईरान से वापसी जारी है। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के बीच अपने नागरिकों को सुरक्षित स्वदेश लाने के लिए ईरान से उड़ान भारत सरकार की कूटनीतिक सफलता मानी जा रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि भारत सरकार निकासी प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए ईरान सरकार की आभारी है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है कुछ लोग जो ईरान से आए हैं। मैम, कैसा लग रहा है वापस आके वतन? बहुत अच्छा लग रहा है अपने वतन आके। अच्छा लग रहा है? बहुत बढ़िया, हिंद मिली, बहुत जिंदाबाद हिंद। अच्छा, ये थोड़ा सा आप बताइए, आपका कैसा एक्सपीरियंस था? एक्चुअली हम लोग जो है वो ईरान में एमबीबीएस कर रहे हैं, तो इस्लामिक आज़ाद यूनिवर्सिटी में। तो एम्बेसी ने हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प की, दे वर वेरी डेडिकेटेड, और उन्हीं की वजह से आज ये सब और हम यहाँ पे। आप थोड़ा बताइए कि कितना मुश्किल था और किस तरीके से सरकार इंडियन गवर्नमेंट लेके आई और आप लोगों को यहाँ पे? ये बहुत एक्चुअली मुश्किल था और इंडियन एम्बेसी ने हमारी बहुत हेल्प की है वहाँ पे ईरान में। हालांकि हमारे लिए वहाँ पे मतलब हर दिन एक अलग हमारे डॉम के आसपास जो हॉस्टल थे, हर एक दिन एक अलग अलग मिसाइल गिर रहे थे। उसके बावजूद भी हमारे जो इंडियन एम्बेसी का जो एम्बेसडर साहब है, उन्होंने हमें बचा के वहाँ से निकालने के लिए उनका बहुत बहुत थैंक यू सो मच। आप थोड़ा बताइए आपका नाम? जी सर, मेरा नाम दाऊद है और मैं एमबीबीएस कर रहा हूँ ईरान में। एंड जब से सर ये स्टार्ट हो गया ये तो सब केओस था एंड एवरीथिंग, वी डिडंट नो व्हाट टू डू। देन इंडियन एम्बेसी ने हमारी बहुत हेल्प की, बहुत ज़्यादा हेल्प की, और हमें विद इन 3 डेज, फर्स्ट 3 डेज उन्होंने हमें शिफ्ट किया टू अदर सिटी एंड देन उन्होंने इवैक्यूएशन का प्रोसेस स्टार्ट किया। वी आर वेरी थैंकफुल टू इंडियन ऑफिशियल्स इन ईरान। थैंक यू सो मच सर। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। कैसा रहा भारत लेके आया रहा? हिंदुस्तान जिंदाबाद। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम सरकार की, इंडियन सरकार से बहुत 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 शुक्रिया। हमको जो है अच्छी जगह पे, जिस सेफ की जगह पे ले जाके रखा और हमको 3 दिन से होटल में अच्छी जगह पे खाना पीना दिया और हमको लाकर यहाँ तक पहुँचा। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम सरकारी का। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इतने सारे लोग आ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ईरान से इतने लोग आ रहे हैं। सर, कहाँ से आ रहे हैं? ईरान से आ रहे हैं सर। कैसा रहा आप लोगों का एक्सपीरियंस? भारत सरकार ने मदद की आप लोग? बहुत ज्यादा सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ज्यादा सरकार का और सभी लोगों का, हिंदुस्तान का, जिन्होंने हमारे लिए दुआएं की और हम यहाँ तक दोबारा वापस। बहुत अच्छा रहा वहाँ पे और इंशाल्लाह सबका मुबारकबाद देते हैं, सबने दुआएं की हमारे बात। बहुत शुक्रिया, सबका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारा सहयोग किया है जी। और प्रधानमंत्री के लिए कुछ बोलना चाहेंगे? जी, उनके लिए शुक्रगुजार। जिंदाबाद, जिंदाबाद। यहाँ की मीडिया भी जिंदाबाद। यहाँ पे आप बताइए, आप आए, आपने आज जमीन को छुआ तो एक इमोशन जरूर थे। एक आपने वर्ड सुना होगा, सुकून। दैट इज सुकून। सुकून मिला अपने वतन आके, और जिस तरीके से नारे लगा रहे थे, एक अलग ही माहौल होगा। जी, थैंक यू सो मच अवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, थैंक यू सो मच, एंड अवर इंडियन गवर्नमेंट, थैंक यू सो मच। तो ये भारत माता की जय गूंज रहा है, यहाँ पे जय हिंद हो रहा है। भारत से आए, भारत माता की जय। ये सब लोग हैं, ईरान से आए हैं और ये कह रहे हैं कि कितना मुश्किल था और यहाँ पे आने के बाद मिला उनको सुकून। कैंपस से माउंटी के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मौजूदा वैश्विक परिदृश्य में तकनीक की शक्ति पर प्रकाश डाला है। उन्होंने कहा है कि आज की दुनिया में किसी देश की जीडीपी और सैन्य शक्ति से परे तकनीकी ताकत ही निर्णायक भूमिका निभाएगी। डीडी न्यूज के साथ खास बातचीत में उन्होंने बताया कि प्रौद्योगिकी किस तरह से दुनिया को नया आकार और रूप दे रही है। I do think that other than metrics like GDP or military capabilities. Today, this technology, the technology strengths of a country, again in the overall mix, will have a much bigger say. विदेश मंत्री ने डॉक्टर एस जयशंकर ने चिप वॉर और सेमीकंडक्टर जैसे मुद्दों को गंभीरता से उस पर विचार करने पर जोर दिया है। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नए दौर में परमाणु युग का जिक्र किया।
when you now see these new debates unfolding, you know, chips war, semiconductors, data sovereignty, take this very seriously. I would say today that the AI era actually makes the nuclear age look like a walk in the park. रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित SPIEF 2025 में भाग लेने के पश्चात केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रूस स्थित भारतीय दूतावास में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। और बिहार सरकार ने विधवा महिलाओं, वृद्धजनों और दिव्यांगजनों के लिए बड़ा ऐलान किया है। इन वर्गों को दी जाने वाली पेंशन राशि में करीब 3 गुना की वृद्धि की गई है। कल तक नीतीश सरकार पर इन वर्गों की अनदेखी का आरोप लगाने वाले विपक्ष ने अब इस फैसले को चुनावी दांव बताया है। हालांकि अगर इसे सियासी चश्मे से ना देखा जाए तो निश्चित तौर पर इन वर्गों के लिए ये एक बड़ा फैसला है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत मिलने वाली मासिक पेंशन में बड़ी बढ़ोतरी का ऐलान किया है। इसके तहत विधवा महिलाओं, वृद्धजनों और दिव्यांगजनों को मिलने वाली मासिक पेंशन में वृद्धि की गई है। सीएम नीतीश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत विधवा महिलाओं, वृद्धजनों और दिव्यांगजनों को अब हर महीने 400 रुपये की जगह 1100 रुपये पेंशन मिलेगी। सभी लाभार्थियों को जुलाई महीने से पेंशन बढ़ी हुई दर पर मिलेगी। सभी लाभार्थियों के खाते में ये राशि महीने की 10 तारीख को भेजना सुनिश्चित किया जाएगा। इससे 1,69,69,255 लाभार्थियों को काफी मदद मिलेगी। उन्होंने आगे लिखा कि वृद्धजन समाज का अमूल्य हिस्सा हैं। उनका सम्मानजनक और सुरक्षित जीवन सुनिश्चित करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। राज्य सरकार इस दिशा में लगातार प्रयासरत है और आगे भी रहेगी। सीएम नीतीश कुमार की इस घोषणा को भारतीय जनता पार्टी जनहित की दिशा में बड़ा कदम मान रही है। बिहार के ऐतिहासिक दिन है आज। माननीय मुख्यमंत्री जी ने वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन को 400 रुपया से बढ़ाकर 1100 रुपया करने का काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि आज ऐतिहासिक दिन है महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए और वृद्धाओं के लिए। पेंशन राशि में बढ़ोतरी की घोषणा के बाद से राजनीतिक हलके में हलचल है। विपक्षी दल राजद राज्य सरकार के पेंशन बढ़ाने के फैसले को चुनावी टेंशन से जुड़ा मान रही है। वहीं मामले को लेकर सत्ता पक्ष ने राजद की मानसिकता और रवैये पर सवाल उठाया है। आज जो मुख्यमंत्री जी ने, हम तो 1500 दे रहे हैं और ये किए हैं 1100। टेंशन में पेंशन बढ़ा रही है सरकार की, कि तेजस्वी का ऐलान। असलियत यही है कि जनता की महागठबंधन सरकार आ रही है तो टेंशन में नीतीश जी ने पेंशन को बढ़ाया और हमारी घोषणाओं की नकल उन्होंने की है। मैं तेजस्वी यादव जी को कहूंगा कि आपका यूएसपी है क्या? आपकी कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसकी कॉपी हम लोग करेंगे? आपकी यूएसपी है भ्रष्टाचार, आपकी यूएसपी है चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला, जॉब फॉर जमीन घोटाला। आपकी यूएसपी कभी डेवलपमेंट रहा है क्या? चारा घोटाला से लेकर चरवाहा विद्यालय के अलावा आपने किया क्या? और बिहार में इस प्रकार से अगर आप बोलते रहेंगे तो निश्चित रहिए बिहार की जनता आपको बढ़िया से सबक सिखाएगी। विपक्ष की तमाम आलोचनाओं के बीच बिहार सरकार का ये कदम सीधे उन जरूरतमंद लोगों और उनके परिवारों को सीधे लाभ पहुंचाएगा जिनके पास आय का कोई स्थायी स्रोत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और उधर पटना में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है। सीबीआई ने करीब 100 करोड़ रुपए के फर्जी निर्यात बिलों के जरिए फर्जी जीएसटी दावों के मामले में तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्त सीमा शुल्क और 29 अन्य के खिलाफ दर्ज मामले में छापेमारी की। सीबीआई ने फर्जी निर्यात बिलों के जरिए फर्जी जीएसटी दावों से संबंधित मामले में पटना, पूर्णिया, जमशेदपुर, नालंदा और मुंगेर में छापेमारी की, जिसमें 100 ग्राम वजनी, 7 सोने की छड़ें, आपत्तिजनक दस्तावेज और मोबाइल फोन आदि बरामद हुए।
असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने राज्य के बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र में बने चिरांग जिला जेल का उद्घाटन किया। कई करोड़ों रुपए के निवेश के साथ जेल का निर्माण किया गया। इसमें एक साथ कई कैदियों के रहने की व्यवस्था है। और शनिवार को दिल्ली के कई हिस्सों में बारिश हुई, जिससे गर्मी और उमस से लोगों को राहत मिली है। बारिश के कारण तापमान में गिरावट आई है, जिससे उमस भरी गर्मी से परेशान दिल्ली वासियों को कुछ राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक हल्की बारिश और आंधी की संभावना जताई है। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर के बाहरी इलाके में बसा पटौदा गांव नागरिक नियोजन और आत्मनिर्भरता का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। लगभग 3350 की आबादी वाले पटौदा गांव ने सोच समझकर नियोजन और सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से एक अच्छी तरह से विकसित और उच्च गुणवत्ता वाला रहने का माहौल विकसित किया है। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर जिले की पाटौदा ग्राम पंचायत इन दिनों पूरे देश के लिए एक मिसाल बनी हुई है। पाटौदा ग्राम पंचायत को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने में उत्कृष्ट प्रयास के लिए कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार पर्यावरण के प्रति गांव की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है और बेहतर भविष्य के लिए देश के अन्य हिस्सों के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। कार्बन न्यूट्रल का पुरस्कार जो मिला है, जो प्लास्टिक है उसका संकलन बहुत अच्छे से किया गया है। हमारे गांव में ट्रैक्टर दिए गए हैं। पूरा गांव का कचरा हमारा रोज सुबह ट्रैक्टर संकलन करता है। हमारे ग्राम पंचायत में पूरा सोलर पैनल से हमारी ग्राम पंचायत चलती है। 30 गाड़ियां जो है वो इलेक्ट्रिक गाड़ियां है और उनका चार्जिंग स्टेशन ग्राम पंचायत ने सोलर पर ही किया है। निःशुल्क आटा पिसाई से लेकर नहाने के लिए गर्म पानी, स्वच्छ पेयजल जैसी आवश्यक सेवाएं पाटौदा गांव के निवासियों के लिए आसानी से उपलब्ध हैं। ग्राम पंचायत ने टैक्स देने वाले प्रत्येक घर के लिए फलदार पौधे, नामपट, पाइपलाइन से जल आपूर्ति, LED स्ट्रीट लाइट, सीमेंट सड़क जैसी सुविधाओं की व्यवस्था की है। पारदर्शिता और सेवा भाव के साथ कार्य करते हुए पाटौदा ग्राम पंचायत ने कर टैक्स कलेक्शन को लोगों के लिए लाभकारी और प्रोत्साहक बनाया है। ग्रामीणों को बिना चूके संपत्ति कर का भुगतान करना आवश्यक है। रिसाइकल सीवेज जल का उपयोग कृषि के लिए किया जाता है, जिससे सूखे के वर्षों में भी फसल बची रहती है। इससे न केवल पैदावार में सुधार हुआ है, बल्कि गांव के अन्य लोगों को वर्षा जल संचयन जैसी जल संरक्षण प्रथाओं को अपनाने के लिए भी प्रेरित किया है। टैक्स देने वालों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि ये टैक्स 4000 हम जो लेते हैं उससे डबल फ़ायदा हमारे गांव के लोगों को होता है। आज हमने 4000 लेते तो कभी 500 भी बढ़ा दिए हर साल, तो लोग हमें पूछेंगे नहीं कि तुमने 500 क्यों बढ़ाए, क्योंकि लोगों को पता है हमें जैसे साल बढ़ता है वैसे नई नई हमें स्कीम सुविधा मिल जाती है। पाटौदा ग्राम पंचायत ने महिला सशक्तिकरण और स्थानीय सुशासन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब गांव में हर संपत्ति के दस्तावेज में महिला का नाम शामिल करना अनिवार्य कर दिया गया है। इससे महिलाओं की आर्थिक भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा और परिवारों में उनका अधिकार और सम्मान सुनिश्चित होगा। हर घर में शौचालय बनाना अनिवार्य है। घरों में लगे सौर जल हीटर ऊर्जा लागत को कम करते हैं और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देते हैं। गांव में आरओ पेयजल संयंत्र है, जिससे न्यूनतम लागत पर वेंडिंग मशीनों के माध्यम से स्वच्छ पानी मिलता है। अपने गांव का बच्चा अगर पढ़ लिख के ज्यादा आगे गया तो गांव का ही नाम रोशन करेगा। वो किस गांव का है उस माध्यम से गांव का नाम और बढ़ जाता। इस माध्यम से हमने बहुत सारे ये काम किए। उसी से बहुत सारे लोग अभी गवर्नमेंट जॉब को ही लग गए। बड़े बड़े जॉब पे कोई तहसीलदार है, कोई जज है। पाटौदा गांव की ये सफलता दर्शाती है कि जब आत्म अनुशासन, पारदर्शिता और प्रगतिशील शासन को एक साथ लाया जाता है तो परिवर्तन न केवल संभव होता है बल्कि आवश्यक भी हो जाता है। श्यामा मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और उधर हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने और वैकल्पिक सस्ते ईंधन व्यवस्था की सशक्त करने के लिए मोदी सरकार कंप्रेस्ड बायोगैस के उत्पादन में तेजी से काम कर रही है। कंप्रेस्ड बायोगैस एक नए तरह का ईंधन है जो प्राकृतिक गैस और CNG जैसे फ्यूल की तरह ही काम करता है, लेकिन इसकी खास बात है कि ये कंप्रेस्ड बायोगैस पराली, गोबर, गन्ना मिलों से निकलने वाले जो कचरे हैं उनसे बन रही है
और किसानों के लिए जैविक खाद का भी उत्पादन करता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक ऐसे ही कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट से पेश है हमारे संवाददाता अनुज यादव की ये खास रिपोर्ट। जो मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये से गन्ने की मैली इसको बोलते हैं, जो चीनी बनती है शुगर मिल में, उसके बाद ये वेस्ट निकलता है और इसका कोई भी उपयोग नहीं होता। इसमें से जो हानिकारक गैस है, मीथेन गैस, वो निकलती हैं। ऐसे में इसको डंप करना एक बड़ी समस्या है, लेकिन अब हम कहें तो इससे स्वच्छ ईंधन बन रहा है, जिसको हम सीएनजी के रूप में और जो बाकी अपने वाहनों के उपयोग में होता है, कुकिंग गैस में जो पीएनजी है उसमें इसका इस्तेमाल होता है। बायोगैस के भविष्य को लेकर नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय कंप्रेस्ड बायोगैस के उत्पादन पर निजी क्षेत्र के साथ मिलकर कार्य कर रहा है और रोजगार के नए अवसर पैदा कर रहा है। 2018 में भारत सरकार ने सतत योजना की शुरुआत की थी और इसके मद्देनज़र हमने जो अपनी ऑयल PSUs हैं, मार्केटिंग कंपनीज़ हैं, उनको ये कहा था कि जो कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट ओनर्स हैं उनसे LOI साइन करें और उनसे निर्धारित दाम पर CBG खरीदें। अब जब ये CBG प्लांट टेक्नोलॉजी आई है और भारत सरकार का इनिशिएटिव आया सतत, तो उस इनिशिएटिव के द्वारा इस वेस्ट जो मटेरियल था उसको किस तरीके से वेल्थ में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक उसके लिए एक तरीका मिला। इस कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इससे न केवल पर्यावरण को फायदा होता है, बल्कि किसानों को अपनी बेकार समझी जाने वाली चीजों से भी मुनाफा मिलने लगा है। पहले जहां खेत में बचा हुआ कचरा जलाया जाता था या फेंक दिया जाता था, वही अब कचरा कीमती संसाधन बनकर सामने आ रहा है। इससे तैयार गैस को वाहनों में ईंधन की तरह या घरेलू गैस के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। जो इंडस्ट्रीज से या खेतों से या शहर से जो वेस्ट निकलता है, उसको कहीं एक खपने का संसाधन जिसे कहते हैं वो बनेगा इससे। उसके बाद मैं जो आज डीजल पेट्रोल की गाड़ियां चलाकर मार्केट में पॉल्यूशन कर रहा हूं, वो गैस में कन्वर्ट हो जाएंगी, वो पॉल्यूशन कम हो जाएगा। कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट से निकलने वाला अवशेष भी जैविक खाद के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है और किसानों की फसलों के लिए वरदान साबित हो रहा है। हमें जो गवर्नमेंट हमारी प्राकृतिक और जैविक खेती की तरफ हमें मतलब गवर्नमेंट का भी है कि आप प्राकृतिक खेती करो या जैविक खेती करो, उसमें ये बहुत लाभदायक है जी। इस खाद से जो है बच रही है, सुधार आ रहा है, उपजाऊ बढ़ रही है। ये जो कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट लग रहे हैं, इनसे ना सिर्फ नए स्टार्टअप पैदा हो रहे हैं, बल्कि किसानों को भी फायदा हो रहा है, क्योंकि जो मीथेन गैस निकलती है गन्ना वेस्ट से, उसको अब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वो जो जहर था वो किसानों के लिए वरदान साबित हो रहा है। अपने कैमरामैन विश्व बंधु के साथ अनुज यादव, DD न्यूज, मेरठ। और केंद्र सरकार देश के किसानों को हर संभव मदद पहुंचाने का निरंतर प्रयास कर रही है और इसी कड़ी में कर्नाटक के आम उत्पादक किसानों को भाव की समस्या से केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी राहत दी है। कर्नाटक के किसानों को आम के घटे भाव के संबंध में किसानों को अंतर की राशि का भुगतान केंद्र और राज्य सरकार मिलकर करेगी और इस बात का फैसला केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और कर्नाटक के कृषि मंत्री N. चेलुवरायस्वामी के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक में लिया गया है और इस वर्चुअल बैठक में केंद्रीय कृषि सचिव देवेश चतुर्वेदी भी शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और चेलुवरायस्वामी के बीच चर्चा के दौरान 2.5 लाख मीट्रिक टन आम के भाव के अंतर की राशि किसानों को देने पर सहमति बनी हुई है। वहीं कर्नाटक के कृषि मंत्री चेलुवरायस्वामी ने आम उत्पादक किसानों को राहत देने के निर्णय के लिए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को धन्यवाद दिया है। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में इन दिनों एक खास मेहमान ने डेरा जमाया हुआ है। 7 समंदर पार से उड़कर आए प्रवासी पक्षी एशियन ओपन बिल स्टॉर्क बड़ी संख्या में यहां पर दिखाई दे रहा है। प्रकृति प्रेमियों और पक्षी विशेषज्ञों के लिए यह दृश्य किसी तोहफे से कम नहीं है। देखिए DD न्यूज के संवाददाता सोमेश पटेल की छत्तीसगढ़ से ये खास रिपोर्ट। मॉनसून का संदेश लेकर कोरबा के कन के पहुंचे खूबसूरत प्रवासी पक्षी। खूबसूरत एशियन ओपन बिल स्टॉर्क बर्ड ने बनाया अपना घोंसला। साइबेरिया और ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं एशियन ओपन बिल स्टॉर्क बर्ड। किसानों के मित्र होते हैं एशियन ओपन बिल
स्टॉर्क वर्ड। स्थानीय भाषा में इन्हें घोंगिल पक्षी के नाम से भी जाना जाता है। ऊंची उड़ान, फैले पंख और लंबे चोंच वाले ये पक्षी हैं एशियन ओपन बिल स्टॉर्क। हर साल मॉनसून से पहले ये प्रवासी पक्षी दक्षिण एशिया, श्रीलंका और थाईलैंड जैसे देशों से लंबी यात्रा तय कर भारत के कई हिस्सों में आते हैं। इस बार इन पक्षियों ने छत्तीसगढ़ के कोरवा के जलाशयों और दलदली इलाकों को अपना ठिकाना बनाया है। बड़ी संख्या में इनके झुंड तालाबों के किनारे देखे जा सकते हैं, कभी मछलियां पकड़ते हुए तो कभी कीचड़ में शिकार खोजते हुए। इन पक्षियों को ओपन बिल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी ऊपरी और निचली चोंच के बीच थोड़ा सा गैप होता है, जिससे ये आसानी से घोंगे और छोटे जलीय जीव पकड़ते हैं। ये पक्षी इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखने में भी अहम भूमिका निभाते हैं। वहीं कनकी गांव के ग्रामीण इन प्रवासी पक्षियों को काफी शुभ और मानसून का संदेश लेकर आने वाला पक्षी बताते हैं। प्रवासी पक्षी पिछले लंबे समय से कनकी पहुंच रहे हैं। हर साल मानसून से ठीक पहले हजारों की संख्या में ये पक्षी कनकी पहुंचते हैं और गांव के मंदिर परिसर में लगे 2 पेड़ों पर ही अपना घोंसला बनाकर बच्चों को जन्म देते हैं। तो पक्षी तो यहाँ मेरे ख्याल से बहुत 100 साल से भी ऊपर से हम लोग को जब छोटे छोटे थे उससे पहले से आ रहा है। तो आने में हम लोग के गांव में बहुत अच्छा माहौल रहता है, खुशी का माहौल रहता है। और एक प्रकार से जो बीमारी रहता है, बीमारी हमारे यहाँ मन इसके कारण कम बीमारी आता है, कोई भी बीमारी नहीं आ पाता जल्दी से। ये जाली लगाए गए एक नाम से कि बच्चा नुकसान न हो, के अंडा नीचे ना आए, इसीलिए वन विभाग ने जाली लगा रहे हैं। कोरवा वन के एसडीओ सूर्यकांत सोनी ने बताया कि प्रवासी पक्षी ओपन बिल स्टॉर्क पूरे जिले में सिर्फ कनकी गांव में ही आते हैं। प्रवासी पक्षियों के बचाव के लिए वन विभाग द्वारा पेड़ों के नीचे नेट लगाया गया है ताकि पक्षियों के अंडे या बच्चों का बचाव किया जा सके। ये पक्षी प्रवास में आते हैं, बहुत लंबी यात्रा तय करके आते हैं और तकरीबन ये 4 से 5 महीने हमारे यहाँ रुकते हैं और इस दौरान इनका जो भी सेवा जतन है या जो भी देख रेख है विभाग के माध्यम से करने की पूरी प्रयास की जाती है। जितना भी मैक्सिमम प्रयास हो सकता है हम लोग उसके थ्रू इसको संरक्षण देने का प्रयास करते हैं। कोरवा की धरती पर इन विदेशी परिंदों की मौजूदगी न केवल जैव विविधता का संकेत है बल्कि यह भी बताती है कि प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण को बचाना कितना जरूरी है। ये पक्षी सिर्फ उड़ान नहीं, एक संदेश भी लाते हैं सह अस्तित्व का, संतुलन का। एशियन ओपन बिल स्टॉर्क की कोरवा में मौजूदगी यह बताती है कि यहाँ की जैव विविधता अब भी सुरक्षित है। प्राकृतिक संसाधनों को बचाने की यह तस्वीर हमें एहसास कराती है कि अगर हम चाहे तो प्रकृति हमें फिर से अपनाने को तैयार है। कोरवा से अपने सहयोगी विजय कुमार के साथ सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, छत्तीसगढ़। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।